कांग्रेस की लोकसभा में करारी हार के बाद पहली बार मनीष तिवारी इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भूपेंद्र चौबे के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए आपको सीधे लिए चलेंगे भूपेंद्र चौबे के पास। नमस्कार। कुछ ही दिनों बाद बजट सत्र शुरू होने वाला है। कांग्रेस की करारी हार के बाद ये पहला बजट सत्र है और सबकी निगाहें इसी पर लगी हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार का बजट पेश करेगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दरअसल बतौर विपक्ष किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा पाएगी। इस वक्त हमारे साथ यूपीए के पूर्व मंत्री मनीष तिवारी जी हैं। तिवारी जी, स्वागत है आपका IVN7 पर। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र चौबे जी। सर, सबसे पहले तो ये बताएं आप जरा कि कल ही एक टिप्पणी दी आडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कि एक जमाना होता था जब लोग कहते थे जो हिंदू हित की बात करेगा वही राष्ट्र पर राज करेगा, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन अब जमाना यह है कि जो राष्ट्र हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि देखिए, AK एंटनी जी जो कि इतने वरिष्ठ मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे आपकी सरकार में, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस को दरअसल उनकी माइनॉरिटीज के प्रति जो एक संवेदनशीलता जो हमेशा दिखती थी, उसको लेकर कांग्रेस को दोबारा सोचने की जरूरत है। क्या मैं ये मानूं तिवारी जी कि कहीं ना कहीं कुछ हलकों पर कांग्रेस अब जिस प्रकार की माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिसीज से आइडेंटिफाई हो रही थी इतने कई वर्षों से, क्या कांग्रेस अब उसके ऊपर दोबारा से सोच रही है? देखिए, पहला सवाल तो ये खड़ा होता है कि जब श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ये बात कहते हैं कि एक समय था कि भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो राष्ट्र पे राज करेगा, और अब समय आ गया है कि हमको ये कहना चाहिए कि जो राष्ट्रहित की बात करेगा वो राष्ट्र पे राज करेगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको ठुकरा दिया है? सबसे पहला बुनियादी सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से ये पूछने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक दक्षिणपंथी पार्टी है। उनका सदा ये विश्वास रहा है कि धर्म पर आधारित राजनीति करनी चाहिए। लेकिन वही एक्यूजेशन सर वो आपके खिलाफ लगा रहे हैं, वही आरोप आपके खिलाफ है। और जहां तक हमारा सवाल है, देखिए एंटनी जी कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता है, पर मेरा व्यक्तिगत मानना ये रहा है कि किसी लोकतंत्र की सही पहचान ये होती है कि आप अपनी अक़लियत के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ना कि अपनी अक्सरियत के साथ। क्योंकि जो आपकी अक्सरियत है, जो आपकी मेजॉरिटी है, क्योंकि वो बहुसंख्यक है, इसलिए एक अपने आप स्थिरता का और सुरक्षा का उसको अनुभव महसूस होता है। और जो आपकी अक़लियत है या जो आपके अल्पसंख्यक है, क्योंकि उनकी गिनती कम होती है, तो एक सुरक्षा का या एक अस्थिरता का भाव होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं समझ नहीं पाया, तो जो एंटनी जी के बात का जो सार था, जो वो सार क्या है सर, जरा ये बताएं। देखिए, ऐसा है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में भी हमने देखा, देखिए अभी मुसलमानों को आपकी सरकार ने भी रिजर्वेशन दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को अब ये महसूस होने लगा है कि शायद ये जो अपीजमेंट की जो राजनीति थी, ये राजनीति अब अपना कोर्स खत्म कर चुकी है, अब कुछ और करने की जरूरत है? क्या एंटनी जी उस ओर इशारा कर रहे थे क्या? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि एंटनी जी किस ओर इशारा कर रहे थे। क्या वो राष्ट्र के संदर्भ में बोल रहे थे कि केरल के संदर्भ में बोल रहे थे? पर अगर आपका सीधा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी, तो उसका साफ साफ जवाब यह है कि कांग्रेस ने ना कभी तुष्टीकरण की राजनीति की है और ना उसमें विश्वास रखा है। अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर ध्यान दिया है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो या कोई और अल्पसंख्यक हो, उसका सिर्फ एक उद्देश्य था कि उनको भी राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। और अगर अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के लिए आप कोई पहल करते हैं तो मैं उसे तुष्टीकरण नहीं मानता। नहीं, लेकिन मैं दोबारा से इसी संदर्भ में आना चाहता हूं, चूंकि ये बड़ा एक बहुत ही अहम पहलू, एक बड़ा अहम सवाल उठाया है एंटनी की स्टेटमेंट में, और इसलिए और ज्यादा वाजिब होता है क्योंकि बीजेपी अब ये कहती है कि लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब अपनी गलती का एहसास हो चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जिस प्रकार की नीतियों का पालन कर रहे थे पिछले 10 वर्षों से, सर क्या वो गलती थी? आप कहते हैं तुष्टीकरण नहीं किया, चलिए मान लिया आपकी बात कि आपने अगर तुष्टीकरण नहीं किया, लेकिन जो आपकी अप्रोच थी, जो आपकी नीतियां थी, क्या आप मानेंगे आज की तारीख पे जिस प्रकार का मैंडेट आया, कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस पर सोचने की जरूरत है? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि जो कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है,
वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस की जो धर्मनिरपेक्षता थी, आप एक वर्ग के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस आप सिर्फ एक ही एक धर्म के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। जो धर्मनिरपेक्षता थी उसका वो गलत थी। मैं उसको स्वीकार उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा। मैं उसको धर्मनिरपेक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह मैं लगा। उसको स्वीकार करने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूं क्योंकि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा सर्वधर्म संभाव है कि सभी धर्मों को आप एक तरह की इज्जत दीजिए। तो इसलिए कांग्रेस के हार के क्या कारण रहे उसका विश्लेषण करना जरूरी है, पर उसमें क्या तुष्टीकरण शामिल था या कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, मैं इसको साफ साफ नकारता हूं और इसको स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार। देखिए, आप जब चुनाव हो रहा था तो कैंपेन ये था मैं नहीं हम। राहुल गांधी जी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए और ये कहा गया कि एक और तो दूसरी ओर जो मोदी जी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे वो मैं की बात करते हैं और हम की बात करते हैं। अब देखिए कि क्या रिजल्ट, जो परिणाम जो निकल कर आए, क्या उन परिणामों के कारण कांग्रेस में कुछ हलकों में क्या ऐसी चर्चा है, क्या ऐसी कुछ सोच है कि नहीं है? हो सकता है आप बहुत ज्यादा एक ही धर्म के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। सर देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ जिसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ, तो कुछ प्रदेशों में ये आपकी बात सही है, पर क्या वो धार्मिक ध्रुवीकरण की वजह कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता की नीति थी? मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मुस्लिम समुदाय से जुड़ते रहे, आप मुस्लिम समुदाय के बारे में ही बात करते रहे, जनता पार्टी माइनॉरिटी अपीजमेंट के बारे में बात करते रहे, इसलिए ध्रुवीकरण हुआ जिसका फायदा बीजेपी को मिला। आपकी बात बिल्कुल गलत है। ध्रुवीकरण इसलिए हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलने का जो काम है उसको जारी रखा और उसके कारण ध्रुवीकरण हुआ। ध्रुवीकरण इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस की जो नीति है, जिसको आप धर्मनिरपेक्षता जिसको बोल रहे हैं, तुष्टीकरण आप नहीं मानते, आप धर्मनिरपेक्षता जिसको कहते हैं, कांग्रेस की नीति में कहीं कोई फेरबदल नहीं। एंटनी जी ने कहा, क्या उनकी अपनी निजी राय है? क्या ऐसा है कि एंटनी जी ने किस परिप्रेक्ष्य में, किस संदर्भ में वो बयान दिया है, वो उसके ऊपर टिप्पणी बेहतर एंटनी जी कर पाएंगे। स्पष्ट स्टेटमेंट है सर, बड़ा ही स्पष्ट उनका बयान है। ऐसा है कि कांग्रेस की जो नीति है आज भी वो मुसलमानों के प्रति स्लांटेड दिखाई दी। बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता, आज भी अखबारों में इस बात की चर्चा है, केरल से जो खबरें छपी हैं कि एंटनी जी ने क्या वो बात केरल के संदर्भ में कही थी कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कही थी, इसके ऊपर अभी जो क्लैरिटी है वो नहीं है। केरल के भी संदर्भ में कही हो, मान लीजिए, अगर आपके तो वरिष्ठ मंत्री हैं, अगर केरल के भी संदर्भ में कही हो सर, तो क्या वो सिर्फ एक केरल संबंधित बात तो नहीं है? अगर किसी प्रदेश के संबंध में, क्योंकि उस प्रदेश में उनको लगता है कि कुछ विशेष है, अगर मान लीजिए वो भैया ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है चौबे जी, वो केरल की सियासत नहीं है, जो महाराष्ट्र की सियासत है वो मध्य प्रदेश की सियासत नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप केरल के जरिए दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी जगह भी आप कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपका तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता सही है और कांग्रेस पार्टी की धर्मनिरपेक्षता गलत है, तो ये जो थीसिस है आपका, ये थीसिस ही गलत है। लेकिन सर देखिए, तो जनता ने आपका थीसिस नकार दिया। ऐसा है, जब 282 बनाम 44 सीट की जब लड़ाई है, तो फिर मुझे तो समझ नहीं आता कि आप किस थीसिस की बात करते हैं। मुझे वो दिन भी याद है जब कांग्रेस 425 थी और ये 2 थे, और मुझे वो दिन भी याद है जब कांग्रेस 5 थी हरियाणा में 1987 में और 1991 में सरकार बन गई थी। तो लोकतंत्र में जो घटना चक्र है वो घूमता रहता है। कोई 272 का जो अहंकार है या 282 का अहंकार है, उसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जो सब करती आई है वो सब सही है। और आडवाणी जी का जो बयान है, जो आडवाणी जी का, एक सेकंड, आडवाणी जी का जो बयान है कि कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो चला है। देखिए, पहली बात तो मानते कि ये टिप्पणी सही है? पहली बात तो आडवाणी जी को इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 90 का दशक देखा था, आप तो एक राजनीतिक पत्रकार हैं, कि अगर इस देश में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ तो उसका जो नेतृत्व था वो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी करते थे। मुझे एक पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पहले यह जवाब देना पड़ेगा कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है,
जो भारतीय जनता पार्टी अपना मूलभूत बुनियादी एजेंडा कहती है, तो क्या उसको उन्होंने नकार दिया है? देखिए इस इलेक्शन में तो कहीं नहीं दिखा। देखिए वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास हो चला है? देखिए कभी कभी आप बहुत ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक धर्म विशेष के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे थे, जिसके कारण लोगों ने आपको नकार दिया। ऐसा है कि आगे भी चुनाव होंगे, वो पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन सी नीति सही थी कौन सी नीति गलत थी। पर अगर कोई अपनी विचारधारा से हट रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी हट रही है। आप नहीं हट रहे। आप वहीं के वहीं बने हुए हैं, क्योंकि जो कांग्रेस आप 44 सीट पर आ गए, लेकिन आप वहीं के वहीं बने हुए हैं। कतई कोई कांग्रेस की जो विचारधारा है वो मूलभूत भारत की बुनियादी विचारधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछिए कि 370 के मुद्दे पे आज वो क्या कर रहे हैं, राम मंदिर के मुद्दे पे क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पे क्या कर रहे हैं, और अब उन्होंने हिंदुत्व के आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, वकील हैं, इसलिए आप गोल पोस्ट को शिफ्ट करने में माहिर हैं। मैं सवाल आपसे आपकी पार्टी में पूछ रहा हूं, आप उसको बीजेपी की तरफ ले जा रहे हैं। क्योंकि आपने शुरू अडवाणी जी से किया, तो आप बिल्कुल ठीक, क्योंकि अडवाणी जी ने आपसे एक स्पष्ट प्रश्न पूछा। चलिए आप ही के लीडर पे आता हूं। अडवाणी जी की तो बात चलिए, आपने उसको नकार दिया, आप ही के लीडर पे आते हैं। दिग्विजय सिंह जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं। अब मुझे ये बताइए मनीष जी कि अब से कुछ ही दिनों में बताइए बजट सत्र शुरू होने वाला है, जब आपके इतने वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी ऐसा कहते हैं कि मुझे लगता है दरअसल राहुल गांधी का तो टेम्परामेंट ही नहीं है रूल करने का, देखिए वो तो सिर्फ लड़ाई लड़ने में विश्वास रखते हैं, टेम्परामेंट नहीं है उनका। अब इसका क्या दिग्विजय सिंह जी ने अपने, क्या कांग्रेस की नैया डूब रही है? दिग्विजय सिंह जी ने अपने बयान के ऊपर खुद स्पष्टीकरण दिया है। वो तो उनकी महारत है, पहले बयान देते हैं फिर स्पष्टीकरण। फिर जब उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि भाई देखिए आप राहुल गांधी से अभी जुड़े हुए हैं। ऐसा है, आपको नहीं लगता सर कि ये सब जो बातें हैं, देखिए ये आपकी पार्टी के खिलाफ रहेंगी? आप कोई मुद्दा ही नहीं उठा पाएंगे। देखिए ऐसा है कि जब पार्टी की शिकस्त होती है और जब मंथन होता है तो मंथन में कई तरह की बातें उभर के आती हैं, पर जब चुनाव होता है तो चुनाव कुछ ठोस मुद्दों पर होता है। तो इसलिए अभी 1 महीना 1.5 महीना हुआ है चुनाव को, तो ये स्वाभाविक है कि जो कांग्रेस में मंथन चल रहा है, कई किस्म की आवाजें आपको सुनाई देंगी, कई वरिष्ठ नेताओं के अपने विचार हैं, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो ये मंथन की प्रक्रिया है। तो इसलिए अगर किसी ने कोई बयान दिया है तो लोकतंत्र में हर व्यक्ति को आजादी है कि अपनी बात कह सकता है। की भूमिका के ऊपर तो कहीं टिप्पणी नहीं, उसके ऊपर तो प्रश्न चिन्ह नहीं। राहुल गांधी जी करेंगे क्या? जरा ये बताइए। ऐसा है कि श्री दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, महासचिव हैं पार्टी के, उनका बहुत बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, तो अपने अनुभव से अगर उन्होंने कुछ कहा है उसको एक रचनात्मक तरीके से लेने की जरूरत है। और जो एक मंथन की प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी में चल रही है, उनकी प्रतिक्रिया को उसमें शामिल करते हुए इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन फिर इस मंथन में देखिए या तो अमृत निकलेगा या जहर निकलेगा, दोनों निकलेगा। अब अमृत तो मुझे जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रथा है, अमृत पूरा का पूरा वो एक ही परिवार पी जाता है, जो जहर रहता है वो बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया जाता है। ये जो आप वंशवाद का आरोप लगाते रहे हैं, वास्तविक बात यह है कि भारत वंशवाद से कहीं आगे बढ़ गया है। अगर 2004 में कांग्रेस पार्टी की दोबारा से सरकार बनी थी तो उसमें बहुत बड़ी एक भूमिका श्रीमती सोनिया गांधी जी के परिश्रम की भी थी। तो इसलिए आपके ये कहना 2014 में सर, 2014 में देखिए मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अभी जब बजट सत्र शुरू होगा उसमें आपके जो सबसे लोकप्रिय आपकी पार्टी के लिए कम से कम जो नेता है आपके राहुल गांधी जी, उनकी भूमिका क्या रहेगी? उनकी भूमिका एक रचनात्मक विपक्ष की रहेगी। और क्या रहेगी वो किस प्रकार से? जो अखबारों में मैं देखिए जब मैं पढ़ता हूं बड़ी मजेदार बात लगती है मुझे कि चर्चा चल रही होती है महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलेगा या नहीं, असम में बदला जाएगा या नहीं, क्या होगा। ये सब फैसले इससे नहीं ले जा रहे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी जी देश में ही नहीं है, राहुल गांधी जी कहीं विदेश गए हुए हैं। अब क्या सर 44 सीटों पर जाने के बाद भी क्या राहुल गांधी संजीदा नहीं? क्या ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था? अखबार में आप कुछ भी पढ़ लेते हैं तो उसका यह मतलब नहीं वो सच हो जाता है कि नहीं। क्या ये बयान कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया था कि फैसले इसलिए नहीं हो रहे कि क्यों कोई व्यक्ति विदेश गया हुआ है? ये आपकी अटकलें हैं। पहले आप अटकलें लगाते हैं, उसके बाद उसी को सच मान लेते हैं, फिर उसी को प्रमाणित करते हैं। दो चीजें मनीष भाई, दो चीजें हैं। एक तो देखिए, एक तो मैंडेट आया है, दूसरे आपके नेता हैं,
भाई आप जिस प्रदेश से वो आते हैं वहां पर सिर्फ देखिए कांग्रेस की क्या हाल हो गई है। मेरा सिर्फ प्रश्न आपसे यह है सर कि एक ऐसे समय में राहुल गांधी जी से कांग्रेस के कार्यकर्ता या देश के लोग कुछ उम्मीद लगा सकते हैं या नहीं? आप बजट सत्र में क्या करेगी आपकी पार्टी, बताइए? बजट सत्र में हम वही करेंगे जो एक विपक्ष की रचनात्मक भूमिका होनी क्या? चाहिए। जैसे देखिए ऐसे देखिए, बड़ी सीधी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से अच्छे दिन का वायदा किया था। मूलभूत तरीके से हम एक बात कहना चाहते हैं कि भाई जो आपने लोगों से वायदे किए थे, जो 10 साल आपने लफबाजी की है, जो आपने लप्पे मारे हैं, जो आपने कांग्रेस पार्टी को या यूपीए सरकार को नकारा है, आप सब उन मुद्दों को ठीक कर दो। ये जो अच्छे दिन के वायदे किए हैं बजट में, अच्छे दिन के वायदे पूरे कर दो। नहीं, जैसे देखिए अभी देखिए जैसे रेल के भाड़े बढ़ गए, अब गैस प्राइसेस को देखिए अभी कोई फैसला नहीं हुआ, 3 महीने बाद होगा। लेकिन जहां तक फूड की बात है, खाद्य पदार्थों की बात है, वही आर्गुमेंट दिया जा रहा है जो कांग्रेस के जमाने में था। इससे मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या बेहतर नहीं होता कि राहुल गांधी जी सड़क पे होकर कहीं दिखते ही नहीं सर? मुझे एक बात बताइए कि यही लोग संसद में चिल्ला के कहते थे कि गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, आम आदमी के ऊपर कांग्रेस बोझ डाल रही है। आज प्याज की कीमत कहां पहुंची हुई है और दोष किसको दिया जा रहा है? प्रश्न पूछेंगे, नहीं, सब पूछेंगे कि भाई पिछले 10 वर्ष कौन से पूछेगा? पर कांग्रेस पूछेगी, राहुल गांधी जी पूछेंगे? अरे राहुल गांधी जी भी पूछेंगे, सब पूछेंगे इनसे प्रश्न। भारत की जनता पूछेगी इनसे ये प्रश्न कि भाई पिछले आपने जो 10 साल में सरकार की आलोचना की है, जो वायदे किए हैं, जो सपने दिखाए हैं कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन कहां हैं? तो भारत की जनता ये इनसे सवाल पूछेगी। और जो ये हनीमून की बात करते रहे हैं, जनता ये जानना चाहती है कि जनता का हनीमून कब शुरू होगा। अंतिम प्रश्न आपसे मनीष जी फिर ये, इस बजट सत्र के दौरान क्या हम राहुल गांधी को एक ताकतवर कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस नेता के रूप में देखेंगे कि वो बैक बेंचर की तरह बैठे रहेंगे? ऐसा है कि जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी में हर आदमी की एक भूमिका रहती है, उनकी भी एक भूमिका है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, संसद के बाहर और संसद के अंदर जो जनता की आवाज होगी, हम उस जनता की आवाज को उजागर करेंगे। मनीष जी, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी। ये थे मनीष तिवारी जी। बजट सत्र में इनकी भी भूमिका काफी जोर शोर से रहेगी, चूंकि कांग्रेस के प्रवक्ता है, सांसद नहीं है, लेकिन इनके सभी बयानों पर, सभी टिप्पणियों पर हमारी भी पैनी नजर बनी रहेगी।